हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ डायलॉग्स। मैं हूं अंशिका मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो दुनिया भर की लोगों को अफेक्ट कर रही है और वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रेवलेंस है इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर है। 2025 के एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया में लगभग 2.5 लाख नए ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डायग्नोस होते हैं और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रिचु शर्मा। डॉक्टर रिचु शर्मा एक एक्सपीरियंस मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है जिनके पास 14 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 7 साल ऑन्कोलॉजी में डेडिकेट किए हैं। उन्होंने एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन के अलावा डीआरएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी और एमएनएएमएस की एडवांस क्वालिफिकेशन हासिल की है। अभी वो उजाला सिग्नस जेके मेडिसिटी जम्मू में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर शर्मा कैंसर जैसे लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, लंग, ब्रेस्ट और ब्रेन ट्यूमर्स के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट हैं और वो कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करती हैं। साथ ही वो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल एंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, इंडियन सोसाइटी ऑफ इम्यूनो ऑन्कोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर भी है। हेल्थ डायलॉग्स में आपका स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू डॉक्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और ये शरीर में डेवलप कैसे होता है। ब्रेस्ट कैंसर बाकी हर एक कैंसर की तरह हमेशा कुछ सेल्स होते हैं जो अनलिमिटेड ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं, फिर वहाँ पे एक गांठ बनने लगती है। वो जब गांठ होती है वो गांठ धीरे धीरे करके बाकी एरियाज में स्प्रेड होती है और शरीर के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर विद स्प्रेड कहते हैं। सो लाइक एनी अदर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी मोस्ट ऑफ द टाइम एक गांठ के रूप में ही सामने आता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या वो सिर्फ एक गांठ के रूप में ही दिखता है या ऐसे कुछ और स्टार्टिंग के सिम्टम्स भी हो सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेस्ट कैंसर एक गांठ के रूप में ही आता है, चाहे वो ब्रेस्ट के ऊपर गांठ हो, ब्रेस्ट के साइड वाले हिस्से आर्मपिट में गांठ हो या गले के पास गांठ हो। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर एक गांठ के रूप में ही प्रेजेंट करेगा। उसके अलावा बाकी क्या क्या सिम्टम्स हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर हमारे एक ब्रेस्ट का साइज दूसरे ब्रेस्ट के साइज से डिफर है और बड़ा हो रहा है या उसकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, उसमें हमेशा रेडनेस रहती है, उसके ऊपर एक ऐसा जख्म है जो कि हील नहीं हो पा रहा, आप मेडिसिन भी यूज कर रहे हो फिर भी वो जख्म वहीं रह रहा है, या मल्टीपल गांठें बन रही हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि निप्पल से किसी तरह का भी डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो ब्लडी डिस्चार्ज है, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है, कुछ भी ब्लैकिश गंदे कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर किसी भी रूप में वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, चाहे वो ब्रेस्ट के ऊपर हो या फिर आर्मपिट के ऊपर हो या नेक के ऊपर हो। तो ये मिनिमम ये जो रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो सिम्टम्स होते हैं ये यहीं से इंक्लूड होके एंड प्लस यहाँ से आगे पीछे जाके स्किन के दूसरे एरियाज में भी स्प्रेड हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा कि जैसे डाइट, वेट और लाइफस्टाइल जो होते हैं क्या उसके कारण जो है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है और अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ता है? डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। जैसे कि डेफिनेटली फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो होता है ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। बट जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं उनमें सबसे पहला डाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये देखा गया है कि जो भी हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं या फिर हम जो डाइट है जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन कम होता है या प्लस ऐसे वाले प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग हम खाना जो आजकल जंक फूड रहता है, स्पाइसी फूड रहता है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में म्यूटेशंस करता है, हमारे डीएनए लेवल पे जाके एंटर करता है और उसकी वजह से कैंसर किसी भी बॉडी में डेवलप हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर भी उनमें से एक कैंसर हो सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? लाइफस्टाइल, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल ऑफिस वर्क, सब तरह के वर्क की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, बट हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त हमेशा निकालना चाहिए। ये देखा गया है कि जो लोग एक्टिव रहते हैं वर्सेस वो लोग जो कि बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल के आदी हो गए हैं, चाहे वर्क की वजह से या किसी और रीज़न से भी, उनमें कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा रिस्क होता है कैंसर डेवलप करने का। प्लस स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल इनटेक हो गया, ये सब जो होते हैं लाइक एनी अदर कैंसर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक हेल्दी वेट मेंटेन रखना, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल। ये देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद जिन लेडीज़ का वेट ज़्यादा गेन होता है उनमें एटलीस्ट 20 से 30% ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। प्लस कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री भी रहती है, जैसे जिन पेशेंट्स में फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव लाइक पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनमें अगर
किसी भी तरह के किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर या कोई और ऐसा कैंसर है जो फैमिली में रन कर सकता है, उन पेशेंट्स, उन लोगों में भी ये रिस्क जो होता है 10 से 20% ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। ऑलराइट, थैंक यू। ये बहुत ही ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन थी सबके लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो क्या क्या है, और क्या ये पॉसिबल है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन काफ़ी वैलिड है आजकल के सिनेरियो में। आजकल जैसे हमारे धीरे-धीरे करके हमारी एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है, तो क्योर रेट जो होता है स्टेज 1 एंड 2 में इट्स टू द ट्यून ऑफ 90%। सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? अर्ली डिटेक्शन। जितना जल्दी हम कैंसर को डिटेक्ट करेंगे, उतना ही जल्दी, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम कैंसर को क्योर करेंगे। कोई भी कैंसर, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, किसी और ऑर्गन का कैंसर, वो हमेशा मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है? उसमें सर्जरी भी रहती है, उसमें रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी भी रहती है। सो ब्रेस्ट कैंसर का जो हार्मोन स्टेटस होता है वो डिसाइड करता है कि हमें कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन के बाद आगे हार्मोन ट्रीटमेंट देना है या पेशेंट को विदाउट हार्मोन ट्रीटमेंट रखना है। बट जो मेन की है, जो हम सबको समझ आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो तब होगा जब हमें जानकारी होगी, हम समय से जाके जांच करवाएंगे, टाइमली डिटेक्ट करेंगे, ताकि क्योर रेट जो हमारा इंक्रीज हो जाए और एक लंबा जीवन इंसान जी पाए। ऑलराइट, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन होगा कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में एक टेस्ट होता है जो बहुत लोग बहुत डॉक्टर्स बोलते हैं कराने के, दैट इज मेमोग्राफी टेस्ट। वो क्या है और वो कितना इफेक्टिव है, और किसी भी इंसान को कितना ऑफन लेना चाहिए उसे? सो मैमोग्राफी बेसिकली नाम शायद हो सकता है कि काफ़ी टाइम पेशेंट्स के लिए बहुत फेयरिंग होता है, बट इट्स जस्ट लाइक एन एक्सरे। जैसे हम किसी भी एरिया का एक्सरे करते हैं, वैसे ही मैमोग्राफी स्पेशलाइज्ड एक्सरे होता है ब्रेस्ट के लिए। अगर हम अपनी गाइडलाइंस की बात करें कि किन पेशेंट्स को मैमोग्राफी करानी चाहिए, एक नॉर्मल एवरेज रिस्क वुमन का मतलब हो गया जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, या आप कह सकते हैं कभी उनको किसी और कैंसर या किसी बीमारी की वजह से शरीर में रेडिएशन नहीं मिला है, या किसी भी तरह का पहले वो कैंसर के साथ जूझ नहीं रहे हैं। वो एक लेडी जो होती है जनरल, वो एक एवरेज रिस्क वुमन होती है जिसकी कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं है जो रिस्क नॉर्मल बंदे से उनकी ज़्यादा रिस्क को बढ़ाती है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने का। उनको अब 40 ईयर्स के बाद, 40 साल के बाद कभी भी मैमोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो। आइडली उसको साल में एक बार जरूर करानी चाहिए, बट अगर साल में पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 2 साल में एक बार मैमोग्राफी जरूर करनी चाहिए। अब हम सेकेंड आते हैं उन लेडीज के बारे में जिनके लिए स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, या जिनको किसी भी तरह का ऐसा रिस्क फैक्टर है जो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो होते हैं उनको बढ़ाता है। उन लोगों को क्या करना होता है, एटलीस्ट 10 ईयर्स पहले मान लिया कि उनके नियरेस्ट फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, या कोई ऐसा कैंसर जैसे ओवेरियन कैंसर हो गया, यूट्राइन कैंसर हो गया, जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है, उनमें जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट की एज रही होगी जब वो डायग्नोज हुए होंगे, एटलीस्ट उससे 10 ईयर्स पहले हमें स्क्रीनिंग करना होता है विद मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट। आइडली उन लोगों को या तो 30 ईयर्स पे हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं, या फिर सबसे जो यंगेस्ट पेशेंट रहा होगा जिसको कैंसर हुआ होगा उससे 10 ईयर्स अर्लियर हमें मैमोग्राफी स्टार्ट करनी चाहिए। बट आइडियली जो उसका रहेगा रेट क्या रहेगा, दैट इज एनुअल, एटलीस्ट साल में एक बार ही हमें मैमोग्राफी जरूर करानी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। एक लास्ट अगर मैं बोलूं कि एक टेक अवे होम मैसेज क्या होगा ब्रेस्ट कैंसर के केस में कहें तो? 3 पॉइंट्स बताना चाहूंगी। सबसे फर्स्ट, 40 ईयर्स के अबव आपको एनुअल मैमोग्राफी जरूर करानी है। सेकंड, अगर आपके आसपास कोई भी फीमेल है जिसको ऐसा सिम्टम है, जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, और वो सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा कर रहा है, बट वो शाई है और वो किसी के साथ फैमिली में डिस्कस नहीं करना चाहती, तो आपको उसके लिए ब्रेव होना है, उसके लिए डिसीजन लेना है, उसको गाइड करना है कि डॉक्टर के पास जाए, समय से जांच करवाए, ताकि अगर वो ब्रेस्ट कैंसर है तो वो टाइमली क्योर हो सके। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैंसर से कभी घबराना नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि कैंसर के लिए अगर आप फाइट करोगे तो डेफिनेटली वो फाइट आप जीतोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्ली डिटेक्शन, एंड दैट इज द की टू सर्वाइवल। देन कम्स द ट्रीटमेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव हमारा सेशन रहा है जिसमें हमें पता चला ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और जिसमें आपने बताया कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन करना, उसके बारे में अवेयरनेस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग थैंक यू।